अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया भौतिक विज्ञान में समतल में गति चल रहा था हमारा। आज लेक्चर नंबर 6, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। इस चैप्टर में तक हमने क्या पढ़ लिया भैया? इसमें हमने सबसे पहले सदिश के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी हासिल करी, फिर हमने प्रक्षेप गति पढ़ना शुरू कर दिया था पिछली क्लास में। आने वाली क्लासेस में हम ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण देखेंगे, ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण देखेंगे, अपेक्षित गति देखेंगे और फिर उसके बाद में वर्षा व्यक्ति संबंधित प्रश्न और साथ ही साथ हम नदी नाव संबंधित प्रश्न में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो बिना समय खराब करे हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने इस चैप्टर में अभी तक प्रक्षेप गति पर बहुत सारी और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल कर ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं समान परास के दो प्रक्षेपों की तुलना करेंगे और उसके बाद में प्रक्षेप पथ का समीकरण देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट सी बात, साथ ही साथ हम प्रक्षेपण पर महत्वपूर्ण उदाहरण करेंगे। मतलब आज की क्लास में स्टार्टिंग के 25 से 30 मिनट तक हम ये पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे और फिर बची हुई आधी पूरी क्लास तक, मतलब सर आधी पूरी क्या होता है? आधी का बचा हुआ हिस्सा, मतलब क्लास का जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसमें हम महत्वपूर्ण उदाहरण ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बेटा, तो क्लास शुरू करते हैं। अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं छोटे से, मैं ना 1 मिनट के अंदर आपको कोई रिविजन दे देता हूं ताकि हमें जो अपनी फॉर्मूले यूज में आएंगे उनसे आप रूबरू हो जाए। यहां पर हमने पढ़ा था कि अगर एक गेंद को थीटा कोण पर यू वेग से फेंका तो यहां पर इसके दो घटक होते हैं, एक यू एक्स होता है और एक यू वाई होता है। और साथ ही साथ यहां पर हमने एच मैक्स के बारे में समझा था, हमने आर के बारे में समझा था, मतलब परास के बारे में समझा था और उड़नकाल की बातें करी थी, है ना। हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें करी उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी कि सर अगर आपने गेंद को फेंका तो क्षैतिज दिशा में, 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 क्षैतिज दिशा में इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, मतलब क्षैतिज दिशा का इसका वेग हरदम समान रहेगा। फिर उसके बाद में ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग कम होगा, कम होगा, कम होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर नीचे की दिशा में बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा और जब गेंद टकराएगी तो फिर से अधिकतम हो जाएगा और ये कोण थीटा ही है। क्लियर है कहानी? चलो बेटा, अब इसमें हमने और भी इंपॉर्टेंट बातें करी थी, जैसे h का फॉर्मूला क्या होता है? सर h का फॉर्मूला आपने बताया था uy का स्क्वायर अपॉन में 2g। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब अभी हमें यूज होएगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। साथ ही साथ अगर हम चाहे तो रेंज के लिए फॉर्मूला, रेंज के लिए सूत्र लिख सकते हैं। रेंज के लिए क्या लिख सकते हैं? 2ux uy बटे में g। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 यू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा से, हाँ चलो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वैसे ये यू वाई है, लिख ही देते हैं। यहां पर ये यू कॉस थीटा होगा, यू एक्स जो होगा यू कॉस थीटा होगा और यू वाई जो होगा यू साइन थीटा होगा अपॉन में जी। तो इसे चाहे तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये मैंने आपको बता दिया था। साथ ही साथ हमने उड़नकाल की बातें करी थी, वो होगा 2uy बटा जी, जिसे हम लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन में जी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया, तो ये सब हमने जान लिया है, ये सब कुछ हमने पहचान लिया है। और इसके अलावा हमने एक दो और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी बातें करी थी कि सर आर और एच में संबंध, रामू तो चोर है, रामू तो चोर है। और इसके बाद में हमने देखा था कि अगर परास मैक्स करना है, आर मैक्स करना है, परास का मान अधिकतम रखना है तो कितने पर परास अधिकतम होगा? परास अधिकतम कितने पर होगा? तो सर परास अधिकतम होगा या परास अधिकतम होगा 45 डिग्री पर, थीटा बराबर 45 डिग्री पर होगा, या π/4 लिख सकते हैं हम। और इसमें आर मैक्स का जो मान था वो क्या था? वो था यू स्क्वायर बाय जी। आर मैक्स का जो मान था वो था यू स्क्वायर बाय जी। क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 हो गया तो यू स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने इसमें ये एनिमेशन से समझा था कि अगर ये रामलाल गेंद फेंकेगा तो यहाँ पर 45 डिग्री पर फेंकेगा तो इसमें यहां से यहां तक में इसका जो विस्थापन होगा वह अधिकतम आ जाएगा, मतलब सॉरी परास एक्स दिशा का विस्थापन या परास जो होगा वो अधिकतम आ जाएगा। साथ ही साथ यहां पर ये अगर
80 डिग्री पे और 10 डिग्री पे, है ना। 80 डिग्री पे और 10 डिग्री पर अगर फेंके तो परास समान होगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर परास समान होगा और 45 और 45 पर ही परास समान होगा। मतलब ये कैसे कोण है? पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होते हैं? जिन कोणों में अगर एक कोण θ1 है, θ2 है, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो जाए या एक थीटा हो जाए दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाए, तो ये जो कोण होते हैं ये पूरक कोण कहलाते हैं। इनमें परास समान होता है। ठीक है, ये रिवीजन क्यों करवाया? क्योंकि अभी हमें आगे काम आने वाला है। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बात करते हैं और हम टॉपिक को शुरू करते हैं जिसमें हम बोलेंगे समान परास के दो प्रक्षेपों की तुलना। अब मुझे पता चल गया था कि समान परास कब आता है। समान परास कब आता है भैया? समान परास आता है सर दो पूरक कोणों के लिए। ठीक है, तो अब ऐसा ही कुछ डायग्राम हम अगले पेज पर भी बनाने जा रहे हैं। हमने सोचा कि देखो भैया रामलाल, यहां से एक गेंद फेंको, तो गेंद फेंकी इसमें तो उड़ती हुई गेंद यहाँ पर गई, तो इसने कुछ θ डिग्री पर फेंकी होगी। कितने पे फेंकी? θ डिग्री पर, या आप इसे θ1 भी बोल सकते हैं ना। ये θ1 बराबर थीटा कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसे एक नंबरी पद बोल दिया। क्या बोल दिया? एक नंबरी पद से उड़ते हुए बहुत ऊपर से गेंद गई। दूसरे वाले में क्या किया इसने? दूसरे वाले में इसने यहां से एक और गेंद फेंकी, एक और गेंद फेंकी, लेकिन इसका कोण कम रखा, लेकिन फिर से परास सेम आ गया फिर से। तो यहां पर ये जो कोण आया है ना नारंगी रंग से जो हमने बनाया है, अच्छा नहीं सर ये तो बैंगनी रंग टाइप दिख रहा है, चलो तो यहां पर ये हो जाएगा θ2 और इसे हम बोल देते हैं 90 माइनस थीटा। और ऊपर वाला जो कोण था उसे हमने देखो यार ऐसा बाहर करके एरो बना दिया, बाहर करके एरो बना दिया, मतलब ये वाला कोण का मान बाहर रख रहा हूं मैं, तो इसे हमने थीटा बोला था। θ1 बराबर थीटा और इसे बोल देते θ2 बराबर 90 माइनस थीटा। तो ये हमने यहाँ पे बोल दिया। ये H1 मतलब सॉरी इसका ये पथ 1 नंबर है, इसका पथ 2 नंबर ही है, तो 1 नंबरी और 2 नंबरी पता चला। अब यहां पर मैंने ऐसा माना कि यार फर्स्ट वाली कंडीशन, तो पहले प्रक्षेपण के लिए अगर हम बात करें तो पहले प्रक्षेपण के लिए अगर h की बात करें तो h मान के चलो अधिकतम ऊंचाई जो है वो h1 लिख देता हूं मैं। तो h1 का मान क्या लिख सकते हैं? सर ये लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये पहले वाले के लिए लिखा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से अगर मैं पहले वाले के लिए उड़न काल की बात करूं तो t1 क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन में g। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कोण θ1 जो है वो थीटा के बराबर है। इसी प्रकार से अगर मैं परास की बात करूंगा तो आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो ये परास आ जाएगा इसमें। अच्छा सर ये भी हमें पता चला, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, मजा आया। अगर मैं दूसरे प्रक्षेपण की बात करूं या दूसरी प्रक्षेप गति जो हो रही है उसकी बात करूं, दूसरे प्रक्षेपण के लिए बात करी जाए तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? उसके लिए सर H2 लिख सकते हैं हम। अच्छा मतलब ये अधिकतम ऊंचाई को मैं बोलना चाह रहा हूं H2 और इस अधिकतम ऊंचाई को मैं बोलना चाह रहा हूं H1। मैं क्या कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, ये मुझे पता है, हाँ तुझे पता है नहीं, समझ यहाँ पर H2 अभी क्या करने वाले देखो, है ना। अभी H1 H2 का मान एक बार लिख कर तो देखो, फिर आएगा मजा। तो H2 का क्या हो जाएगा? u स्क्वायर। सर सस्पेंस बना रहे, हाँ सस्पेंस में ही तो मजा आता है एकदम से। ओहो ऐसा था क्या? थीटा क्या रखेंगे? अब कोण कितना है? अब 90 माइनस थीटा है। तो अगर 90 माइनस थीटा होगा तो यहां पर से मैं इसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा u स्क्वायर। सर 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं t2 लिखूं, t2 तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एक कोण थीटा बोल दिया, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा अपॉन में 2g। तो हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन में g। क्लियर है? अच्छा परास क्या लिखेंगे इसके लिए? सर परास तो समान ही है कि दो में प्रूफ, अरे यार कितनी बार प्रूफ करके दूं यार तुम्हें। u स्क्वायर साइन
टू कल करा था हमने, ये 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। तो ये यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस 2 थीटा फिर से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। कल ही हमने ये बात प्रूव भी करी थी। तो परास तो समान आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात थी, ठीक है, तभी तो ये बातें बनी थी। अब हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा, हमसे सवाल एम्स में, आईआईटी में, नीट में काफी बार आ चुके हैं, है ना। हमसे बोलेंगे कि अगर दो प्रक्षेप गति हो रही है ना, एक का कोण थीटा है, एक का कोण 90 माइनस थीटा है, या दो पूरक कोणों के लिए H1 H2 में और T1 T2 में क्या संबंध हो सकते हैं, है ना। हमसे पूछेगा H1 गुणा H2 क्या होगा, H2 बटा H1 बटा H2 क्या होगा, H1 प्लस H2 क्या होगा। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संबंध अब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं, है ना। अगले पेज पर जा रहा हूं, उसमें केवल H के संबंध बनाऊंगा, अगले पेज पे हम T के संबंध बनाएंगे। तो अगर बात करें हम महत्वपूर्ण संबंध की, महत्वपूर्ण संबंध के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले H के लिए हम बात करें हाइट के लिए। तो देखो हमारे पास H1 का सूत्र है, H2 का सूत्र है, ठीक है। तो अब हम क्या क्या खेल खेल सकते हैं इनके साथ। देखो मैं पहले मल्टीप्लाई करके देखूंगा, डिवाइड करके देखूंगा, प्लस करके देखूंगा, क्या क्या होता है देखते हैं। तो ये H1 है, ये H2 है। तो सर मुझे एक चीज तो साफ दिखती है, जो सवाल में मुझसे पूछी गई है बहुत बार, कि यार H2 प्लस H1 का मान क्या है, H1 प्लस H2 का मान। तो H1 का मान क्या है सर, H1 प्लस H2 का मान निकालना चाहते हैं हम। तो H1 का मान क्या है सर, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, प्लस H2 का मान क्या है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। वाह भाई वाह, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो यहां से u स्क्वायर बटा 2g कॉमन ले लो, ये हो गया सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहां से ये बचा, क्या बचा, ये बचा u स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू 1। मतलब मैं लिख सकता हूं कि सर H1 प्लस H2 जो होगा वो u स्क्वायर अपॉन में 2g होगा। ये मुझसे डायरेक्ट रिलेशन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि बताओ भैया H1 प्लस H2 क्या होगा। ऐसे ही अगर मैंने H1 डिवाइडेड बाय H2 कर लिया, कल को क्या कर लिया, H1 डिवाइडेड बाय H2, तो H1 डिवाइडेड बाय H2 क्या होगा। तो H1 डिवाइडेड बाय H2 करना बहुत आसान है ना। ये पहला संबंध था, अब दूसरे संबंध की तरफ जा रहे हैं। ये रहा सर H1, ये रहा H2, दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो तुम्हें अगर डिवीजन किया जाए तो ये बात हर एक कमांडो को चमकनी चाहिए कि u स्क्वायर अपॉन 2g कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या चमकनी चाहिए कि u स्क्वायर अपॉन 2g तो कट गया। तो यहां पर क्या होगा, एक बार काट के बताते देखो। H1 लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो बेटा देख, ये 2g ने छुरी को मार दिया, 2g ने 2g को मार दिया, u स्क्वायर मैंने u स्क्वायर को मार दिया। तो क्या बचा यहां से सर, यहां से बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, साइन बटा कॉस होता है tan। तो हम इसे लिख सकते हैं यहां पर कि सर H1 बटा H2, ध्यान से देखो, H1 बटा H2 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं इसे tan स्क्वायर थीटा। ये सारी बातें आपको खुद से भी डिराइव करते बननी चाहिए, है ना। एकदम आसान आसान सी बातें हैं। सोचो अब ऐसे ही H1 इंटू H2 क्या होगा, H1 इंटू H2 क्या होगा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो एक बार गुणा करके देख लो गुरुजी, चलो करते हैं। H1 है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, है ना, ध्यान से देखना, मैं खतरनाक तरीके से मल्टीप्लाई करके बताऊंगा तुम्हें। मैंने इसे लिखा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2g का स्क्वायर। उड़ गए तोते, एक बार करके देख, यही आएगा। क्या था यू स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो देख ये साइन स्क्वायर थीटा ही तो है, कॉस स्क्वायर थीटा था, हाँ है। यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, यू की घात 4 होना चाहिए, तो ये यू स्क्वायर है, उसमें का स्क्वायर है, तो यू की घात 4 अपने आप बन जाएगा। 2g का गुणा होगा तो यहाँ पे 2g की घात 2 बन जाएगा। एकदम सन्नाटे में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अरे हाँ तो बोल दो, है ना, तो सन्नाटा था तो दिमाग पर पता नहीं क्या कर दिया है ना आदमी ने। देखो
अब क्या करना चाहता हूं मैं, है ना, मेरे जीवन का मकसद क्या है? मेरे जीवन का मकसद तो तुम्हें पढ़ाना है, अपने धर्म का पालन करना है, लेकिन इसमें हम क्या आगे चाहते हैं ये बताना चाहता हूं मैं तुम्हें। इसमें हम इसे आर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देख, जहां पर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यू स्क्वायर दिखता है वो मेरा रेंज जैसा होता है ना। रेंज का सूत्र क्या था? परास का सूत्र था सर यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी, है ना। मैंने उसको खोल कर लिख दिया, वैसे वास्तविक सूत्र क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो देख ये कुछ कुछ वैसा ही बन रहा है, तो इसको पूरा पूरा वैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया, पूरा पूरा वैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहां से अगर मैंने देखा तो मुझे पता चला यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी का मान जो हो जाएगा वो r/2 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस पूरे की जगह r/2 रख दिया और एक 2 ऑलरेडी था। किसकी जगह रखा मैंने? किसकी जगह रखा मैंने? इसकी जगह रखा। तो यहां पर क्या बच गया? यहां पर सर हो गया ये इसका पूरे का वर्ग है। ओहो, तो यहां पर हो जाएगा r का वर्ग बटा 4। ठीक है, ये किसका मान आ गया है ना? अच्छा, 4 का वर्ग होगा यहां पर। अरे पूरे का वर्ग लिखा देते। देखो ये r है, ये 2 दूनी 2, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और उस पूरे पे वर्ग, वर्ग तो है ही। और यह है h1 गुणा h2 का मान, तो मेरे पास h1 इंटू h2 का मान आ गया। ये क्या आ गया? h1 इंटू h2 होता है सर r/4 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। या मैं चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, है ना, यहां पर इसके अभी तो यहां पर लिख देते, ये हो जाएगा r²/16। फिर उड़ गए तोते, कितने उड़ाओगे? देखो यहां पर इसका वर्ग कर ले। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं सर? देखो इसी को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, ये 4 इधर वर्गमूल ले लो तो जगह h1 इंटू h2 और ये 4 का गुणा कर लो इधर, तो जगह r। ये क्या आ जाएगा? r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल लेंगे और 4 का गुणा करेंगे तो 4 वर्गमूल h1 h2 बराबर r आ जाएगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट संबंध, यह संबंध कैसे पूछ जाएंगे? सीधा सवाल में बोलेगा कि दो प्रक्षेप, एक का कोण थीटा, एक का कोण 90 माइनस थीटा, तो निम्न में से क्या सही बात होगी? h1 प्लस h2, h1 अपॉन h2, h1 इंटू h2। ये सारी बातें मैंने महत्वपूर्ण संबंध h के लिए करे। ऐसे ही अब मैं महत्वपूर्ण संबंध जो है, महत्वपूर्ण संबंध मैं बनाने जा रहा हूं टी के लिए, टीएफ के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो क्या महत्वपूर्ण संबंध होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के, ये हम देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। महत्वपूर्ण संबंध टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो देखो सर T1, अभी आप भूल गए, बहुत दूर था, चल लिख ले यहाँ पे। T1 बराबर 2u साइन थीटा बाई जी था पहले वाला, और T2 जो था तो मुझे पता है क्या था? ये तो सा 2u cos थीटा अपॉन में जी। ठीक है, अब इनसे क्या क्या बना सकते हैं? वैसी ही कुछ बातें हैं जैसे हमने अभी भी पीछे करी है ना। अगर मैं चाहूं तो इनको ऐड कर दूं, ऐड करने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता तो कुछ हो जाता, तो मैंने कर दिया इनको डिवाइड, T1 अपॉन में T2। तो T1 अपॉन में T2 करूंगा तो क्या आ जाएगा सर? आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी अपॉन में 2u cos थीटा अपॉन में जी। तो जी से जी कट जाएगा, 2u से 2u कट गया। ओहो, फिर से हो गए मजे। साइन थीटा अपॉन में cos थीटा बचा। करके देख ले डिवाइड, कॉपी पे पेन चला ले। मूर्ख बालक ऐसे देखता रहता है स्क्रीन पर, कबूतर थोड़ा निकल के बाहर आएगा यहाँ से। T1 बाई T2 जो होगा वो tan थीटा होगा। इंपॉर्टेंट सी बात। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या हो सकता है? ये सब एम्स में, जी मेंस, जी एडवांस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं। अच्छा सर, अब क्या कर सकते हैं? इनको सीधे तो नहीं जोड़ सकते, इनका वर्ग करके जोड़ा जा सकता है। तो T1 का वर्ग धन T2 का वर्ग कर सकते हैं। T1 का वर्ग धन T2 का वर्ग क्या होगा? तो देखो भैया, वर्ग करके जोड़ के देखते हैं। ये हो जाएगा सर 2u साइन थीटा अपॉन में जी का वर्ग प्लस 2u cos थीटा अपॉन में जी का वर्ग। तो क्या होगा यहां पर? तो सर अगर वर्ग कर करके खेले हम, वर्ग कर करके खेले तो जगह 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा अपॉन में g का स्क्वायर। तो इसमें 4u स्क्वायर बाय g कॉमन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या बचा अंदर? g का स्क्वायर भी आया सर। अंदर बचा सर जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, जिसको मैं चाहूं तो 1 लिख सकता हूं और आंसर लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर बटा g। मतलब कि कहानी कुछ ऐसी हुई, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर होगा 4u स्क्वायर बटा g। 4u स्क्वायर अपॉन में g t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे इसमें और भी संबंध हो सकते हैं, जैसे t1 इंटू t2। ऐसा पूछा तो नहीं गया है ना, और मैंने बनाया भी नहीं है, लेकिन बना दो क्या तुम्हें? आंसर लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर बटा g। मतलब कि कहानी कुछ ऐसी हुई, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर होगा 4u स्क्वायर बटा g। 4u स्क्वायर अपॉन में g t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे इसमें और भी संबंध हो सकते हैं, जैसे t1 इंटू t2। ऐसा पूछा तो नहीं गया है ना, और मैंने बनाया भी नहीं है, लेकिन बना दो क्या तुम्हें? चलो बना देते हैं। आज से तुम्हारी कक्षा से एक नई चीज पढ़ाई शुरू हो रही है, t1 इंटू t2। ऐसा पूछा नहीं, लेकिन बना सकते हो यार। अभी मेरे दिमाग में आया, चल मल्टीप्लाई कर रहे डिवाइड कर रहे, चल मतलब डिवाइड कर रहे प्लस कर रहे है ना, तो मल्टीप्लाई करके भी देख लो। तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां पर हो जाएगा t1 इंटू t2, तो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में g इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन में g। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों को तो क्या हो जाएगा? डिंग 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 डिंग। तो देखो u इंटू u का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा है ना, देखना ध्यान से, मैं कितना चालाक बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसमें रेंज बनाऊंगा फिर से, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना तो रेंज बना। ये होगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g इंटू 2/g। देखो वही लिखा है, वही कपड़े है, बस मैंने पोस्टर को बदल दिया है ना, मतलब कि बस थोड़ा इधर उधर पहन लिया। यहां पर u इंटू यू स्क्वायर 2 तो 2 था, और एक टू 2 2 थे, तो एक टू अंदर एक टू बाहर, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है रेंज है, अभी बताया। तो 2/g इंटू आर। लो भैया, तो t1 इंटू t2 का नया सूत्र बन गया, ये याद रख सकते हो आप, 2r/g। तो क्या सर मुझे ये सब कुछ रट्टा मारना है? नहीं बेटा, तुझे ये सब कुछ रट्टा नहीं मारना है ना, तुझे बस पता होना चाहिए कि बनते कैसे हैं। कि अगर मैं h1 इंटू h2, जैसे इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो वाकई में बहुत बार पूछी गई है और नीट में आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको आप चाहो तो सीधे सीधे याद रख सकते हो। जैसे इसको बनाने में थोड़ी कठिनाई भी होती है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, तो इसको आप रट सकते हो। बाकी तो h1 इंटू h2 सॉरी h1 प्लस h2 h1 डिवाइडेड बाय h2 करेगा, पूछेगा तो सीधे सीधे कर सकते हो, कोई लोड वाली बात नहीं। ठीक है कहानी, चलो वैसे ये यहाँ पर भी इतनी कोई लोड वाली बात नहीं है। आप चाहो तो t1 इंटू t2 को भी याद रख सकते हो, 2r/g होता है। बाकी तो डिवाइड करोगे या स्क्वायर करके ऐड करोगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाता है। तो ये दो प्रक्षेप जिनकी परास समान है के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं है ना। अब हम बात करेंगे प्रक्षेप पथ का समीकरण। अच्छा सर, ये क्या आप सवाल करवा रहे हो, तो क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस करवा रहे? अरे बालक, सब क्वेश्चन ही चल रहे हैं है ना। ये इसके अंदर मालूम है मैंने कितने सवाल करवा दिए? ये मैंने करवा दिए 3 3 6 और मान के चलो कम से कम 12-15 सवाल कर लिया। कैसे 12-15 हो गए? h1 प्लस h2 पूछ सकता है, h1 इंटू h2 पूछ सकता है, h1 ये वाला रिलेशन पूछ सकता है, h1 बटा h2 पूछ सकता है, t1 t2 ये सारे रिलेशन सीधे से पूछ सकता है। या बोलेगा कि ये ऐसा है तो क्या होगा आगे, मतलब कि दो गेंदों के मध्य कोण कितना था है ना। एक का कोण थीटा है, एक का कोण थीटा 1 है, एक का कोण थीटा 2 है। अब बोलेगा सवाल में t1 बटा t2 tan थीटा है, तो बताओ भैया कि यहाँ पर दोनों थीटा 1 थीटा 2 में क्या संबंध है। अब ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ तो भैया अब हम प्रक्षेप पथ का समीकरण देखते हैं। प्रक्षेप पथ का समीकरण कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो सर गेंद फेंकी हमने है ना, ये तो हमें अच्छी लगी, ये गई आगे, बहुत अच्छी लगी। अब लेकिन सर इसका पथ का समीकरण क्या होगा, मतलब ये पथ कैसा है? ये क्या एक अर्धवृत्त है, क्या यह परवलय है, कैसा समीकरण है इस पथ का है ना, या ये पथ का आकार या वक्र कौन सा है, वो जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम देखो बेटा, अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये बात जगत के लिए सिद्ध है।
मतलब इस प्रकार का कोई भी सवाल अगर तुमको दे दो पथ के बारे में बात करे ना, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, कभी भी पथ के बारे में बात करे वो, तो क्या ध्यान रखोगे, उसमें एक्स का समीकरण लिखो। एक्स का समीकरण क्या होगा सर, ये ux होता है, ये uy होता है, हमें पता है ये u कौन से फेंकी गई है, कौन थीटा है यहाँ पर, तो x होगा ux इंटू टी। अभी बताया था, अभी तो नहीं बताया, मतलब पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि किसी भी बिंदु पर अगर ये पहुंचे, मुझे नहीं पता ना ये पथ कैसा है, तो मैंने बोला कि यार यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये बिंदु है, ये x दूरी पर है यहाँ से, और यहाँ से y दूरी पर है, तो x बराबर ux इंटू टी होगा, और y बराबर ux टी स्क्वायर माइनस हाफ, अरे रे 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 भैया, uy टी स्क्वायर, uy टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, हमसे जब भी पथ समीकरण की चर्चा की जाएगी, किसकी चर्चा की जाएगी, पथ समीकरण की, तो हम ऐसे ही करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, हम x और y में संबंध लिखेंगे। फिर से सुन, क्या करने वाले हैं, हम x और y में संबंध लिखेंगे, और x और y में संबंध t में लिखेंगे पहले तो, क्योंकि टी में लिखना आसान होता है। फिर टी का मान एक से उठाकर दूसरे में रख देंगे तो वो एक्स और वाई में सीधा संबंध बन जाएगा। अब ये एक्स और टी है, वाई और टी, तो एक्स और वाई में सीधा संबंध कैसा होगा, एक में से टी का मान उठा, यहां से तुम निकाल नहीं सकता, यहां से मत निकालने की कोशिश कर लेना, वरना आज कुछ तूफानी करते हैं, हम सबसे तेजस्वी छात्र बनना चाहते पूरे भारत देश के, ऐसे नहीं बन पाएगा। यहां से टी का मान उठाकर इसमें रख, आ जाएगा। तो ये ऐसे हमको, अभी तो हम प्रक्षेप गति की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई भी गति हो तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं ना, आपको एक्स और वाई में समीकरण दे देंगे, बोलेंगे एक्स बराबर 5t है, वाई बराबर कुछ टू टी स्क्वायर है, बताओ भैया समीकरण पथ कैसा होगा, है ना, तो टी का मान उठा के एक का दूसरे में रख दो। चलो भैया रखते हैं, तो यहां से टी का मान आ गया, ये हो गया सर ux अपॉन में, सॉरी टी बराबर ux अपॉन में x, यहां पर उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर uy तो था ही था, टी की जगह लिख देंगे हम ux अपॉन में x। सही लिखा क्या हमने, नहीं लिखा हमने, वही मैं सोचू कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये हो जाएगा x अपॉन में ux, अरे भैया x अपॉन में ux होगा ना, टी का मान, तो तुम भी हाँ बोल देते हो, तो यहाँ पर जाए x अपॉन में ux, पर हमने तो नहीं बोला था, आप ही लिख दिए। टी का मान क्या है, x अपॉन में ux का स्क्वायर। चलो, तो ये y और x में समय, ये आंसर आ गया, हाँ वाह भाई वाह, आंसर आ गया, वाह भाई वाह, आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, वो बात अलग है ना, लेकिन हमारा ये आंसर, इसको घुमाकर और सुंदर कैसे बना सकते हो, देखो भैया सुंदर बनाने का तरीका। अच्छा, एक बात तो तुम्हें याद होगी, मुझे उम्मीद है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि यार अगर आपके पास, अगर आपने गेंद फेंकी तो जो प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक कोण होता है वो तो हमेशा समय के साथ नियत रहेगा। मैंने समझाया था तुम्हें कि जब देख, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से पूरा फिजिक्स जो पढ़ा उसमें यही बताया था कि जब देखा, है ना, जहां से देखा उसे और जहां तक देखा उसे तक के बीच की बातें करते हैं हम, ठीक है, और जब देखा, तो जब पहली बार देखा मैंने उसे, तो वो प्रारंभिक हो जाएगा, और जब तक देखा वो अंतिम हो जाएगा। तो टाइम t बराबर 0 पर जब मैंने उसे देखा तो उसका कुछ वेग था, उसका कुछ त्वरण था, वह प्रारंभिक है, वह आगे जाकर भले ही वेग बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन प्रारंभिक स्थिति हमेशा समान रहती है, वो टाइम के साथ नहीं बदलती है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, है ना, कि जैसे मान के चलो तुम पैदा हुए युगांडा में, तो तुम्हारा जन्म स्थान क्या हो, युगांडा, तुम युगांडा के रामलाल हो, है ना, तो युगांडा में अब तुम भले पूरे भारत देश में कहीं भी घूमो, है ना, या पूरे विश्व में कहीं भी घूमो, लेकिन तुम कहाँ के हो, तुम युगांडा में जन्म लिए हो। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमने इंदौर में जन्म लिया, तो इंदौर, अब मैं भले ही दिल्ली में घूमूं, पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाऊं, है ना, अगले साल मैं अमेरिका जा रहा हूं, चलोगे नहीं, तो अमेरिका वाली पहुंच जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा जन्म स्थान कहाँ है, टाइम t = 0 पर मैं कहां पर था, मैं इंदौर में था। ठीक है, तो वैसे टाइम t = 0 पर ये इसका वेग u था, तो ये तो कहीं भी आगे चल के वेग बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन टाइम t को हम इसका प्रारंभिक वेग तो हमेशा u बोलेंगे, वो एक नियत मान होगा, लिखेंगे नहीं, लेकिन इसका फील आना चाहिए हमें। चलो भैया, तो हम इसको थोड़ा सा और तोड़ मोड़ कर अच्छा बनाते हैं। तो हमने क्या किया, ये लिखा y बराबर ui का मान होता है सर u साइन थीटा x अपॉन में u कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g
एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये और खूबसूरत दिखा क्या? सर और गंदा दिख रहा है? नहीं नहीं, ये ज्यादा खूबसूरत है, मानो तो सही। यू से यू कट गया तो ये हो गया वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दुनिया वाले ऐसे ही पढ़ते इस चीज को। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है कहानी? ऐसे ही यह समीकरण पढ़ा जाता है और ऐसे ही सारी बातें होती हैं। तो ये इससे हमें क्या समझ में आ गया? पहली बात तो ये भी देखना पड़ेगा क्या बना दिया है। देखो ये एक्स और वाई में संबंध है ना। अब अगर मैं तुमसे जैसे मैंने डिस्कस किया तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ना कि टाइम t इक्वल टू 0 पर जो चीजें थी वो कभी भी टाइम के साथ नहीं बदलती। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे कि यह y बराबर एक्स टेन थीटा एक नियत मान है, इसको अभी के लिए मैंने a बोल दिया, माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी एक नियत मान है। ये नहीं बदलने वाला, ये नहीं बदलने वाला, जी नहीं बदलेगा, यू नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो यू तो फेंक दिया गया है ना, वो ये नहीं बदलने वाला। ठीक है, माइनस बी एक्स स्क्वायर। मैं तुम्हें ये फील दिलाना चाहता हूं कि ये जो समीकरण बना ये एक्स स्क्वायर का समीकरण बना। किसका समीकरण बना? एक्स स्क्वायर का समीकरण। अब क्या फील लेना है? मैंने तुम्हें ग्राफ में ये बात समझाई थी और जब हमने द्विघात समीकरण की बातें करी थी बेटा, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्स स्क्वायर आता है तो द्विघात समीकरण जो होता है और उसका वक्र जो होता है, वक्र जो होगा वक्र परवलय होता है। वक्र क्या होता है? परवलय होता है। ये मैंने आपको सिखाया था, है ना। और इस बात का फिर हम यहां से भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं सर जी? कि यहां पर ये जो वक्र बन रहा है ये तो परवलय तो बन ही रहा है, साथ ही साथ हम बेटा ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहां पर ये सब माइनस एक्स स्क्वायर का पद है। तो जब भी माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, याद करो, या आप पीछे कॉपी के पन्ने पलटाना चाहो तो पलटा सकते हो। सर कॉपी के पन्ने कॉपियां भरवा दी आपने तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन पीछे वाली कॉपी में जाके देख सकते हो कि ये जो होगा यह एक नीचे खुलता हुआ माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि ओपनिंग डाउनवर्ड्स, नीचे खुलता हुआ परवलय होगा, है ना। तो ये जो वक्र है यह परवलय आया हमारे पास, और कैसा आया भैया? नीचे खुलता हुआ परवलय आया। मतलब इससे हमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात पता चली। फिजिक्स में यही तो जादू है कि हम कहीं की चीज भी कहीं भी जोड़ सकते हैं। अब याद करो, मैं तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में जब हमने बातें करी थी, है ना, पिछली क्लास में जब मैंने आपको प्रक्षेप गति पर थोड़ा झलक दिखला जा वाला कार्यक्रम बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने गेंद को, अगर पहली बात तो ये बताया था कि अगर त्वरण नियत है, मतलब प्रक्षेप गति में बताया था क्या था? त्वरण नियत है। अगर त्वरण नियत है और u मतलब प्रारंभिक वेग और त्वरण के मध्य कोण 0 या 180 डिग्री हो तो क्या होगा? u इधर a इधर, या ऐसा हो सकता है कि u इधर a इधर। तो यहां पर जो पथ होगा, पथ सरल रेखा होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। ये सरल रेखा में गति जब पड़ी थी तब ऐसे ही था कि त्वरण इधर 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 दोनों एक ही दिशा में, या तो इधर इधर होंगे या इधर होगा, एक इधर होगा या दोनों इधर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 0 या 180 डिग्री। लेकिन इसको छोड़कर अगर थीटा का मान 0 और 180 डिग्री के अलावा हो तो पथ सदैव, इस बात की गारंटी एसपी सर की, पथ सदैव परवलय होगा। क्या कि अगर सर हमने एक गेंद को, जैसे देख मेरे हाथ में गेंद थी, मैंने उस गेंद को अगर त्वरण नीचे की तरफ है, हमेशा धरती पर त्वरण नीचे की तरफ ही होगा, तो मैंने किसी भी कोण पर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका, ऐसे फेंकू, ऐसे फेंक दूं, ऐसे फेंक दूं, है ना, ऐसे ऐसे पीछे जा रहा था, ऐसे पीछे फेंक दिया, यहां से ऐसे उड़ के फेंक दिया, है ना, इधर तुम्हारी तरफ फेंक दिया, कैसे भी गेंद को फेंकू, पथ सदैव परवलय ही होगा, है ना। मतलब जैसे मैं यहाँ पकड़ा था, मैंने ऐसे
ऐसा फेंक दिया तो भी परवलय होगा। सर नहीं ऐसा फेंको, ऐसा ऊपर, हाँ ऊपर फेंकते हुए घूमते हुए आगे जाएगी तो भी परवलय होगा, हमेशा परवलय होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने गेंद को सीधे छोड़ा तो फिर तो त्वरण और वेग के मध्य कोण 0 डिग्री हो गया, ऊपर फेंका तो 180 डिग्री हो गया, ये सरल रेखा में गति हो गया। इसके अलावा थोड़ा भी कोण अगर कम ज्यादा किया तो सदैव परवलय होगा। इस बात को मैंने यहां से प्रूव भी करा है। क्यों? क्योंकि थीटा का मान कुछ भी ले सकते हो तुम, यहां पर भी कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो यह सदैव परवलय ही होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चर्चा है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो भैया अब आगे बढ़कर हमें और क्या पढ़ना है। थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। हाँ अब हमें इसमें ही इसी समीकरण पे कहां गया रे, इसी समीकरण पे और थोड़ी सी चर्चा करनी है। एक बार मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। सो इसको याद करना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देख याद करवा देता हूं तुझे। y बराबर याद रखो x tan थीटा माइनस, देखो तुम्हारे दिमाग में जब ये समीकरण लिखो तो तुम्हारे दिमाग में गति की दूसरा समीकरण जो है वो दौड़ना चाहिए। y बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है, बस उसी चीज को दौड़ाओ तो देखो y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g, यहाँ पे t लिखना है, t का मान होता है x अपॉन में u। बस यही मेरे दिमाग में था, यही मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस हिसाब से यहाँ पर ये जो समीकरण बनाया है। अब अभी मैं इसको जो इसका पुराना वाला रूप था, जो पुराना वाला रूप था उसमें वापस से लिखना चाहूंगा। कौन सा वाला? साइन थीटा कॉस थीटा वाला रूप। ठीक है, क्यों लिखना चाह रहा हूं मैं इसमें? क्योंकि मैं यहाँ पर इसमें इसका एक और नया रूपांतरण करने जा रहा हूं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसे लिख दिया y बराबर x साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ये क्या कर दिया? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस पूरे में से x अपॉन में x इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कॉमन लेना चाहता हूं। मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर कुछ बहुत ही दिलचस्प सी बात बनेगी। सर ये आपको कैसे पता? अरे हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ लिया और बहुत बार पढ़ा दिया। ठीक है, तो हमें पता है कि यहां से क्या करेंगे तो क्या बनेगा। तुम पहली बार देख रहे हो इससे तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन एक दो बार करके तुम भी समझ में आ जाएगा। अच्छा ये एक समीकरण है और पद का एक और दूसरा समीकरण जो परास के रूप में सर जी ने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्स तो आपको कैसे पता सर? साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि मुझे x अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है और मुझे परास बनाने के लिए एक जगह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो चाहिए ही चाहिए, तभी मैं परास बना सकता हूं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर साइन थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो यहां से इसमें से बचेगा 1 माइनस यहां बचा g। अच्छा एक x तो गया 2 यू स्क्वायर, एक कॉस गया तो बचा कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे वाला गया ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला बचा ऊपर वाला गया। क्या ये बात चमकती है सभी को? यहां पर हो गया x बाहर चले गया, नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ गया, ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ गया। तो क्या होगा यहाँ पर? सर ये तो परास नहीं बना। अरे बन गया। कैसे बन गया? परास क्या होता था सर? r बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2g। देख जब भी हम डेरिवेशन वगैरह करते हैं या कुछ नई बात बनाएंगे ना तो उसके लिए हम यही वाला सूत्र यूज करेंगे अपॉन में जी, क्योंकि साइन 2 थीटा बनाऊं इसमें मैं मेहनत करूं, मैं देखो बोलूं अच्छा देख u ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया है ना। तो उससे बेहतर तो मैं इसी को इसी रूप में लिख दूं और बता दूं मैं तुम्हें कि देखो भैया ये जो है वो यहाँ है, तो इसकी जगह या जी को अगर तुम इमेजिन कर पाओ तो नीचे लिख लो, इस पूरे को आर लिख देते हैं हम। इसको फिर से मैं tan थीटा लिख रहा हूं 1 माइनस जी अपॉन में x और इस पूरे को लिख सकता हूं r इंटू जी। तो ये जी से जी कट गया। तो यहां से जो एक और समीकरण बनकर आया वो बनकर आया ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर। इंपॉर्टेंट? नहीं इंपॉर्टेंट थोड़े ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर पथ के समीकरण पर सवाल आता है तो 90% केसेस हम इससे ही कर ले जाएंगे, है ना। 90% केसेस हम इससे ही कर ले जाएंगे। अब सर इस पे सवाल कैसा आता है, देखो ये इंपॉर्टेंट सी बात चमकती है भैया सभी को, x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन में r। अब सवाल कैसा आता है, क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, प्रश्न ऐसा बोला जाएगा, देख एक समीकरण दे देंगे और सब कुछ पूछ लेंगे। हाँ, जैसे हमें बोलेंगे y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 20। हमें पूछा है कि प्रक्षेपण का कोण कितना है, मतलब प्रक्षेपण कोण या प्रक्षेप कोण थीटा, मतलब थीटा पूछा है। वेग, प्रारंभिक वेग, परास, सब कुछ जो सोच सकते हो तुम वो पूछ लेंगे। उड़न काल भी सब निकाल के देना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो ऐसा ही कुछ समीकरण दिया जाएगा, तो या तो इस समीकरण को इससे कंपेयर करो, तो इससे कंपेयर तो कर सकते हो बेटा, मैं मना नहीं बोल रहा हूं कंपेयर करने का, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। जैसे अब यहाँ पे सर x है, अच्छा सर ये तो पता चला tan थीटा का मान 1 है, ये तो चमकती है ना बात, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो tan थीटा का मान तो 1 आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा 2 cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे में g जो है वो 20 के बराबर है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो उससे बेहतर हम इससे कंपेयर करेंगे हम। तो सर इसके जैसा बना दूं, थोड़ा सा चुटकी भर का समय लगेगा। मैंने ऐसे लिखा y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 20, और मैंने ऐसे लिखा y अपॉन में x को कॉमन लेके लिखा पे 1 माइनस x अपॉन में 20। टिंग 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 टिंग, x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन में r। तो अगर मैं चाहूं और देखूं और समझूं और प्यार से बोलूं तो क्या बोलेंगे, जय माता दी, tan थीटा आ गया 1। अरे यहां पर x इंटू 1, ऐसा नहीं लिख सकता है क्या बालक? तो tan थीटा का मान कितना है, 1 है सर। परास कितना आ गया है, परास कितना आ गया सर, परास आ गया 20। लो भैया सीधे परास का मान निकलता, सीधे। अगर सीधे परास का मान आ गया तो तुम्हें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। ठीक है, जैसे tan थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान 45 डिग्री है, पहली बात पता चल गई, वाह भाई वाह, है ना। और उसके हमने रेंज पता है तो तुम हाइट निकाल सकते हो। और रामू तो चोर है, तो यहां से r बराबर आ गया 20, tan थीटा आ गया 1, 4 h, तो यहां से h का मान कितना आ गया सर, h का मान आ गया 5 मीटर। लो r निकाल दिया, h निकाल दिया, और क्या निकाल के बताओ भाई बताओ क्या चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हें? सर हमें तो और भी कुछ चाहिए, हमें उड़न काल चाहिए, प्रारंभिक वेग नहीं पता। अरे तो निकाल लेना, h पता चल गया, थीटा पता है, तो क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है बताओ। h को क्या लिख सकते हैं सर, h है जो h का मान है 5, h को लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g बराबर हो गया 5। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो गया है 5 के बराबर। तो u का मान कितना है, u का मान तो सर पता नहीं, वही तो निकालना है। अच्छा चल ठीक है, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 बटे में 2 गुणा 10, ये आ गया 5। तो कितना हो गया u स्क्वायर अपॉन में 20 इंटू ये हो गया 1/2, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, तो इसे उधर गुणा कर दो, तो हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 5 इंटू 20 इंटू 2। आ गई बात समझ में? अरे चमकता है सर, कैसे हो गया? अरे बेटा यहाँ पर साइन 45 का मान होता है 1/2, तो 1/√2, 1/√2 का वर्ग करेगा तो कितना आएगा सर, 1/√2 का वर्ग करेंगे, हाँ 1/2 आएगा, 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 आएगा, बस वही वाली बात है। तो यहां से हो जाएगा u बराबर वर्गमूल, है ना। तो देखो ये 5 और 5 10 लिख सकते हो, 10 गुणा 20 का वर्गमूल, तो यहां पर हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड से फेंका गया।
10√2 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। या इसका x घटक y घटक भी प्राप्त कर सकते हो। अरे तुम्हारे पास u आ गया, कोण 45 डिग्री पता है, तो देखो ऐसा कुछ हुआ है, यहां से इस गेंद को फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड से। मैं तो इतना ही इंटेलिजेंट हूं, मुझे कैसे पता? अरे ux जो है और uy जो है वो बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री का कोण है, तो ux जो आया है हमारे पास वो कितना आया है 10। अरे गलत हो गया क्या हमारा? नहीं, हाँ गलत हो गया, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा 20 आएगा, एक मिनट को, कैसे है सर जी? देखो यहाँ पर ये नहीं, अरे सही था। ओके, ये आया 10√2, तो ये 10 आएगा। अच्छा ठीक है, एक से हमारे पास u का मान 10√2 आ गया ना, वो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, शब्दों में अलग हो गया। देखो ये 10√2 से फेंका, अरे u का मान 10√2 आया ना, तो x घटक कितना आ जाएगा? x घटक आ जाएगा सर u cos थीटा, या मैं लिख सकता हूं ux का मान आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ux का मान कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। अरे चल जा मेरे भाई। हाँ, uy का मान कितना आ जाएगा? ये भी 10 आ जाएगा। सर कैसे कर रहे हो? अरे यार अगर ये 10 है तभी तो परिमाणी 10√2 आया है। ऐसा कर ले, u cos 45 रख, तो ये हो जाएगा सर u cos 45 जो होगा वो ux होगा, और मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 10√2 cos 45, 10√2 इंटू 1/√2 ने √2 को मार दिया, तो ये 10 आ गया। अब आ गया समझ में? हाँ, क्योंकि तुम तो हो मजदूरी करने का है तुम्हें शौक। अरे यार ये समझ जा करो थोड़ा कॉमन सेंस से कि अगर ये 10√2 है तो ये 10 रहा होगा, ये 10 रहा होगा, तभी तो परिमाणी 10√2 आया था। आई बात समझ में? तो ऐसे हमने ux निकाल लिया, uy निकाल लिया, और भी जो चाहो निकाल सकते हैं ना। उड़न काल पूछ लिया, उड़न काल का फॉर्मूला लिख लो एक बार। उड़न काल क्या होता है? 2u है ना, सीधे लिख लेना। अब ux uy पता चल गया ना, तो 2u uy बाय g, तो 2uy कितना है? 10 आया, अपॉन में g 10 होता है, तो 2 सेकंड। अरे ux uy दोनों 10 होगा रे, कैसा करते रे तू? चलो, तो ये ऐसे छोटे छोटे सवाल है ना। अच्छा सॉरी, तो बहुत बड़ा सवाल है। अरे वो एक चीज पूछेगा सबको थोड़ी ना पूछ लेगा, है ना, मतलब मैंने सब कुछ निकाल कर बता दिया तुम्हें। क्लियर है कहानी? चलो भैया आगे बढ़ते हैं और सवालों की तरफ, है ना। पहला एक और बहुत बढ़िया सा सवाल में बोला गया है कि एक लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊपर है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी हो जिसमें 40 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी गई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। मतलब क्या हुआ? यहां पर हमने गेंद को फेंका, है ना। मैं बस आइडिया देना चाहता हूं कैसे करेंगे। 40 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई दी हुई है, अधिकतम ऊंचाई 25 दी हुई है, तो मैं परास निकालना है, खत्म। परास निकालना है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्या करो, पहले कोण निकाल लो, और रामू तो चोर है। अरे पहले कोण निकाल लो। कोण कैसे निकाल सकते हैं सर? हम h लिखा हुआ है सर, आपको कैसे पता चल जाता है जल्दी? अरे रेंज निकालना है ना, तो रेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? u² sin 2θ अपॉन में g, तो उसके लिए u पता होना चाहिए, कोण वहां भी लगेगा, है ना। या अगर वहां से कोण नहीं निकालना तो रामू तो चोर ऐसे कर ले, तो कोण तो कहीं भी लगेगा ही ना, क्योंकि h दिया u दिया, तो क्या नहीं दिया है? कोण नहीं दिया है, तो h बराबर होता है u² sin² θ अपॉन में 2g। तो यहां से कोण निकाल लो यार, हाँ थोड़ा अजीब आएगा बट हम एक बार ट्राई करेंगे। 25 बराबर u का मान है सर 40, तो 40 का वर्ग sin² θ अपॉन में 2g। तो यहां पे लिखेंगे 25 बराबर 1600 इंटू sin² θ अपॉन में 2 गुणा 10, तो ये कट गया,
है ना, ये कट गया। अब यहां पर देखो, ये है 25, ये है 4, तो इसको नीचे लिया और इसे ऊपर ले जाओ, तो जब 25 गुणा 2 बटे में 16 बटा 10, ये आ गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसको सेटिंग क्यों खेल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा है, तो थीटा निकालेंगे तो वर्गमूल जाएगा, इसमें क्या जाएगा, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल करोगे बेटा तो ये तो हो गया 5, तो यहां पर काट मत देना, क्यों, क्योंकि वर्गमूल करेगा तो आ जाएगा 25 बटा 16 इंटू 1 बटा 5, ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा का जो मान आया, साइन थीटा का जो मान आया वो आया, वर्गमूल के बाहर निकालोगे तो जब 5 बटा 4 1 बटा रूट 5, अरे आया समझ में, कितना आया, रूट 5, ठीक है। या अब चाहो तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, सर ये हो जाएगा रूट 5 बटा 4, ये हमारा साइन थीटा आ गया। अब अगर ये साइन थीटा आ गया है, मुझे क्या निकालना है, मुझे परास निकालना है, रेंज। तो सर रेंज के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ना, पूरा बड़ा वाला लगाओ या रामू तो चोर है, रामू तो चोर है, ये ज्यादा बेहतर है। तो सर हमें रेंज निकालना है, u 4 इंटू एच, एच का मान है 25, सर टेन थीटा दे दो, सर टेन थीटा दे दो तो मैं रेंज निकाल दूंगा। अब ये सोच कि तुझे साइन थीटा पता है, क्या पता है, साइन थीटा पता है। तो अगर तुम्हें साइन थीटा पता है, अगर ये सोच लिया तुमने कि तुम्हें साइन थीटा पता है, तो तुम टेन थीटा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, है ना, एक त्रिभुज बना लो। थोड़ा बढ़िया सवाल लिया है भैया, ये थीटा पता है, आने वाले आसान बहुत सवाल थोड़े आसान ही लेंगे, ये थोड़ा बढ़िया सवाल था, बस डिस्कस कर रहे हैं हम। साइन थीटा कितना है, सर लंब है यहाँ पर रूट 5 और कर्ण है यहाँ पर 4, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार 20, तो ये सर लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वर्गमूल 4 का वर्ग माइनस रूट 5 का वर्ग, तो जब वर्गमूल 16 माइनस 5, तो 16 माइनस 5 रूट 11 होता है, बस उठा के रख दो यहाँ पर। तो ये बेस आ गया हमारे पास रूट 11, अरे 16 माइनस 5 11 होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछता है इसमें आप टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा क्या लिख सकते हो, ये लिख दो क्या, चलो लिख देते हैं। टेन थीटा क्या लिख सकते हो, टेन थीटा लिख सकते हैं सर लंब बटे, मतलब रूट 5 बटा रूट 11, बोला था बहुत अजीब आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, रख दे यहाँ पर। तो ये कितना हो गया है, ये आ गया सर, हाँ ये सब कुछ करा फिर ये आंसर निकाला हमने, ये आ गया है सर 100 बटा टेन थीटा, टेन थीटा है रूट 5 बटे में रूट 11, तो ऊपर चले गया, है ना। तुम चाहो तो और काट पीट के लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिखना चाहता हूं, मैं इसी में आगे मीटर लगा दूंगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये 11 बटा 5 जो होगा सर वो 2 दशमलव कुछ होगा, हाँ तो वो रूट 2 के करीब होगा, तो इसे 1.4 से भी गुणा कर कर आंसर लिख सकते हो। क्या बोल रहा हूं, 11 बटा 5 होगा 2.1 होगा, तो रूट 2, देख ऐसा अगर मान के चलो ऐसा नीट में सवाल आ गया, नीट में ही आ गया, तो क्या करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेंगे सर। ये 11 बटा 5, तो 11 बटा 5 कितना होता है, 11 बटा 5 होगा सर 2 दशमलव कुछ, है ना। देख एक और बढ़िया सी निंजा टेक्निक्स का आ रहा हूं, नीट में होगा सर ऐसे ही आंसर, तो क्या करेंगे, देखो ये हो गया 100 गुणा, इसे लिख सकते हो रूट 2.1, अरे 11 बटा 5 कितना होगा 2.1, तो इसे मान ले रूट 2 है ये, तो 100 गुणा 1.4, एक नहीं लिखते, मतलब 1.4, रूट 2 का मान होता है 1.414, तो ये 140 मीटर लगभग आ जाएगा, लगभग 140 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके आसपास उससे हल्का सा जो ज्यादा आंसर 145 143 मीटर, वो तेरा आंसर हो गया, बस आया मजा। चलो आगे बढ़ते हैं और आसान सवालों की तरफ। एक वस्तु को प्रक्षेप से 30 डिग्री कोण पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं, तो कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी, तुच्छ कोटि का सवाल। थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया, यू का मान 9.8 दे दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2u sin थीटा अपॉन में जी। शुरू होने से पहले सवाल खत्म हो चुका है, 2 इंटू
u 9.8 साइन थीटा सर साइन 30 बटे में जी का मान है 9.8। मुझे कैसे पता जी का मान 9.8 है? अरे बेटा वहां 9.8 दिया तो कॉमन सेंस वो चाहता 9.8 रख तो नीचे, यहाँ 9.8 10 फिर करते रहे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 9.8 ने 9.8 को मार दिया, तो 2 गुणा 1/2 हो गया, क्या गया 1 सेकेंड। अरे साइन 30 का मान 1/2 होता है, पूछ मत लेना कि 1/2 कहां से आया। अगला सवाल यहां पर बोला है कि एक गेंद को क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर और दूसरी गेंद को 90 - थीटा कोण पर समान बिंदु से 40 मीटर पर सेकंड चाल से फेंका जाता है। यदि पहली गेंद 50 मीटर अधिक ऊपर जाती है दूसरी गेंद से, तो उनकी ऊंचाई अलग अलग ज्ञात करो। ओहो हो यहां पे दिया एक गेंद ऐसी उड़ती हुई, अच्छा थोड़ा अच्छे से उड़ाते इसे, दूसरी गेंद ऐसी उड़ती हुई गई, तो ये 50 मीटर है, मतलब H2 - H1 जो आया वो 50 मीटर आया, H2 - H1 जो आया वो 50 मीटर आया। अब हमें बहुत सारे समीकरण पता है, H1 + H2 क्या होता है, H1 × H2 क्या होता है, H1 / H2 क्या होता है। जब एक कोण थीटा हो और दूसरा कोण 90 - थीटा हो, तो ये महत्वपूर्ण सूत्र पूरक कोण के लिए हमने याद करे थे, अरे अभी बताए थे, बस उसी पे आधारित एक सवाल प्रैक्टिस के लिए। तो क्या समीकरण बताया था सर? देखो अब H1 - H2 मुझे पता है, H2 - H1 पता है ना, मान लो कि चलो इसे मैंने 2 नंबर ही बोल दिया, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। ऐसा ना इसकी हाइट बता, मतलब दोनों की हाइट बतानी है ना, तो पहला कुछ भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे H2 - H1 पता है, मैं क्या करूं और क्या पता है पहले ये देख लेते हैं। हमें बोला है सर U का मान बताया बस 40 मीटर पर सेकंड। तो मैं ऐसा कोई सूत्र याद करूं ना, जैसे H1/H2 जो था वो tan थीटा, तो थीटा नहीं पता तो मैं यू प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ H1 + H2 जो था सर वो U²/2g था। सर आपको कैसे रटा हुआ है इतना सब कुछ नहीं आता मुझे, मैं तेरे सामने अभी मन में अंदर ही अंदर कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मुझे पता है H1 जो होगा U² sin² θ/2g होगा, H2 जो होगा U² cos², देख UH निकालना है तो U² sin² 2g तो होगा ही होगा, और दूसरा वाला कॉस में था तो वो sin² cos² को हटा लिया दिमाग में से और U² 2g आंसर लिख दिया। कॉपी के पन्ने पलटा कर देख, यही लिखा था वहां पर भी। तो यहां पर अब मुझे U दिया है तो मैं इसका उपयोग कर लूंगा, तीसरे पे मत जाना, उसमें रेंज होता है। तो H1 + H2 का मान, U का मान कितना है 40, तो 40 का वर्ग अपॉन में 2 गुणा G का मान है 10। तो H1 + H2 कितना हो गया, ये होगा सर 40 का वर्ग अपॉन में 2 गुणा 10, तो ये कट गया, ये आ गया 40। देखो रे देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने? हाँ बिल्कुल गड़बड़ कर दिया, 80 होना चाहिए था यहाँ पर, वही तो हम सोचे। अरे 40 × 40/20 करना है तुम्हें, तो यहाँ पर 80 आ गया, तो H1 + H2 80 हो गया, H2 - H1 50 है, 2 समीकरण हल कर लो, ये लिखो H2 - H1 50 है, H1 या H2 + H1 लिख लो, बात, अरे H2 + H1 या H1 + H2 लिखो, बात बराबर ही होती है। ये 80 है, दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो H1 ने H1 को मार दिया, तो ये गया 2H2 बराबर हो गया 130। तो H2 जो होगा वो हो जाएगा 65 मीटर, 65 मीटर H2 आएगा। और H2 अगर 65 मीटर आ गया तो कहीं से भी H1 निकाल लो, यहां से निकाल लेते हैं सर। H1 + H2 जो है वो 80 है, तो H1 जो है हमें नहीं पता, H2 65 आ गया है, तो H1 जो है वो 80 - 65 मतलब 15 आ जाएगा। क्लियर है? तो H1 भी आ चुका है, H2 भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है मेरे पास। तो ये एक और महत्वपूर्ण सा सवाल हमने डिस्कस कर लिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना, एक और बढ़िया सा सवाल।
एक गेंद को धरातल से 6 मीटर दूर स्थित 3 मीटर ऊंची दीवार को पार करने के लिए फेंकते हैं तथा गेंद दीवार से 18 मीटर दूर गिरती है तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। और खतरनाक ही है भैया, ये तो देखते हैं। यहां पर अगर गेंद को यू से फेंका, यहां पर बोला कि कोई एक दीवार है। क्या बोला भैया? एक दीवार है। तो अगर इस दीवार को गेंद को पार करना है तो यहां पर बोला है कि धरातल से 6 मीटर दूरी पर है और ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक। फिर बोला है कि तथा दीवार से 18 मीटर दूर गिरती है ना, मतलब दीवार से जो गेंद गिर रही है वो 18 मीटर गिर रही है। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, यहां तो यू दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। तो जब भी ऐसा सवाल आए जिस सवाल में हमें दूरी खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है? केवल दूरी खेल रहा है, कुछ भी नहीं, केवल दूरी खेल रहा है, तो दिल के तार बजे बार बार और एक ही बात बोले कि तू लगा प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ के समीकरण ही एक ऐसी चीज होती है जहां पर केवल x और y में चीजें खेली जाती है। तो उसमें भी हमें सबसे बढ़िया समीकरण पता है, y बराबर x tan थीटा वन माइनस एक्स अपॉन में r। तो यहां पर सर कैसे देखें? देख बेटा, ये कोई भी एक बिंदु है तो इसमें x, y होगा। तो यहां पर अगर x, y की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 6,3। x, y का मतलब क्या होता है? x, y का मतलब होता है 6,3। तो ये x, y मतलब 6,3। तो y का मान कितना है सर? 3। x का मान कितना है? 6 tan थीटा। यहां पर सर यही बिंदु कोई भी बिंदु रख सकता है। देख बेटा, ये x और y कोई भी मान हो सकते हैं। इस पूरे परिपथ में, पूरे समीकरण में कोई भी एक बिंदु x हो सकता है, कोई भी एक बिंदु y हो सकता है। ऐसा नहीं ये x हो गया इधर वाला y, नहीं, यहाँ पर ये इसका कोई भी निर्देशांक रख सकते हैं ना यार। समीकरण का मतलब क्या है? अगर ये पथ जो है या ये वक्र जो है वो इस समीकरण को पूरा निभाता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक निर्देशांक इसमें फिट बैठना चाहिए। तो उसने एक निर्देशांक दिया, ये निर्देशांक देने का तरीका है। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का मान कितना है? एक्स है 6। रेंज नहीं पता, अरे पता है, देख ध्यान से पर 18 मीटर जो है वो दीवार से दूरी हुई तथा गेंद दीवार से 18 मीटर, तो रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 + 18, यह हो जाएगा 24 मीटर। कितना हो जाएगा? 24 मीटर। तो बस यहाँ पे 24 मीटर रख दो, हमारा आंसर आ चुका है बेटा। तो सर 1 और 4, तो यहाँ पे हो जाएगा, काट दो क्या? चलो लिख देता हूँ नीचे, 3/6 बराबर tan थीटा, और ये 1 माइनस 1/4। इसे हल करते हैं तो ये कितना हो गया बेटा? सर जी ये हो गया 1/2। क्या हो गया? 1/2। तो जो 1/2 tan थीटा ये हो गया 3/4। या मजा 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4/3 tan थीटा हो गया। तो ये बचेगा 2/3। तो tan थीटा आ गया 2/3, या थीटा का मान लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 2/3। क्लियर है कहानी? इसी सवाल को करने का एक और जोरदार तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, है ना, ध्यान से समझना। मान के चलो कि यहां पर आपने एक गेंद को फेंका थीटा कोण पर, है ना, थीटा कोण पर फेंका u वेग से। अब यहां पर इसके पथ पे कोई भी एक बिंदु मान लिया, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। जो ये जो बिंदु है वो यहां से कोण अल्फा, मतलब प्रेक्षण बिंदु से कोण अल्फा, और जिस बिंदु पर गेंद जाकर गिरी उससे कोण बीटा बना रहा है ना। इसको डेराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम डेरिवेशन में जाना नहीं चाहेंगे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर? tan अल्फा प्लस tan बीटा जो होगा बेटा वो tan थीटा के बराबर होगा। ये
ये भी सीधा पूछ सकते हैं, या tan अल्फा प्लस tan बीटा जो होगा tan थीटा के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर ये y मान ले, ये दूरी को x मान ले, ये मान ले r माइनस एक्स होगा, तो यहां से tan अल्फा लिख y बाय एक्स होगा, tan बीटा लिख y बाय r माइनस एक्स होगा। उनको ऐड कर, गति का जो हमने परिपथ पढ़ा ये वाला, ये बीच में लगेगा और यहां से tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है उससे भी कर सकता था मैं। कैसे कर सकता था? देखो एक लाइन में बता देता हूं यहाँ पर, है ना। अगर वो पता था, हमें पता होता तो कर सकते थे, वैसे फालतू में। और ये सीधा भी पूछ सकता है एग्जाम से ना, इसलिए मैंने बताया बस। ये 3 है, ये 6 है, ये 18 है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे अल्फा पूछूं तुमसे और ये बीटा पूछूं, आखिरी को कुछ चंद बातें, तो ये अल्फा और बीटा बताओ यहाँ से। तो सर tan अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/6 या 1/2 लिख सकता हूं मैं। tan बीटा, बीटा क्या है? उस बिंदु का ये कोई भी एक बिंदु और जहां पर इन टकराई उनके मध्य को, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? सर जो 3/18, तो क्या 1/6। तो tan थीटा क्या है? इन दोनों का योग, तो 1/2 प्लस 1/6 कर लो। तो मेरे हिसाब से ये भी वही आना चाहिए 6, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 4, तो 4/6 या ये भी 2/3 होगा। वही हमारा आंसर यहाँ से भी आया था। ठीक है, तो ये सोचना आसान है ना, लेकिन अगर ये पता है तो ये चीज भी सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो काफी इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल्स। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, फिर क्विज के रूप में 2-3 सवाल कर लेंगे और फिर अगली क्लास में मिलेंगे हर बार की तरह। तो सवाल में बोला है कि प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के मध्य कोण क्या होगा, है ना। अभी हमें काफी सारे सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे यार, है ना। हमने थ्योरी तो बहुत सारी पढ़ ली, है ना, मतलब फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए, तब कंसेप्ट के ऊपर सवाल डिस्कशन चल रहा है अपना, है ना। तो प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के मध्य कोण, वेग और त्वरण नीचे की तरफ होता है। अरे तो चुकौती का सवाल कितना हो गया? ये अधिकतम उच्चतम बिंदु पर u cos थीटा वेग इधर होता है, g नीचे की तरफ होता है, तो u cos थीटा और g के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। यही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। 2 से 3 सवाल देंगे हम क्विज के रूप में, जल्दी से इनका जवाब बताओ और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, एक प्रक्षेप को क्षैतिज से थीटा कोण पर v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है करते हैं, तो प्रक्षेपण के t समय पश्चात वेग सदिश और वेग सदिश का क्षैतिज से कोण क्या होगा? ये ऐसा सवाल हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में डिस्कशन किए था। आसान सवाल है, सभी का जवाब आना चाहिए। चलो बेटा जवाब जान लेते हैं हम इसका। t समय पश्चात अगर मैं आपसे वेग पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर t समय पश्चात y दिशा में जो होता है वो होता है u sin थीटा, मतलब ये होता है u y माइनस जी टी। लेकिन हमें पता है y दिशा का वेग बोला है, y दिशा में वेग क्या होगा? u v वेग से वेग। अभी आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं ना, v वेग से वेग है और थीटा कोण पर, तो x दिशा में हो जाएगा v cos थीटा और y दिशा में हो जाएगा v sin थीटा। तो यहां पर ये हो जाएगा v sin थीटा माइनस जी टी, ये हो जाएगा vy। क्लियर है? और vx क्या होगा? सर vx जो होगा वो तो बराबर ही होगा x दिशा के प्रारंभिक वेग के, ये हमने डिराइव भी किया था, तो ये होगा v cos थीटा के। तो tan थीटा जो होता है वो होता है vy बटा vx, तो कितना आ गया? ये हो गया v sin थीटा माइनस जी टी अपॉन में v cos थीटा। बस आंसर आ गया भैया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा के मान यहां से हम निकाल सकते हैं ना, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स v sin थीटा माइनस जी टी अपॉन में v cos थीटा। क्लियर है कहानी? चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल इसी प्रकार का, जल्दी से इसका जवाब दो, है ना, आखिरी सवाल है ये, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। 3 कण ए बी सी को एक ही बिंदु से समान चालों के साथ क्षैतिज से क्रमशः 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा या कथन सही होगा? चलो अगेन टाइम इज अप। हमें पता है सर कि अगर आपने गेंद को फेंका तो 45 डिग्री पर परास अधिकतम होगा, मतलब बी पर परास अधिकतम होगा, बी पर आर मैक्स होगा, और ए और सी पर आर समान होगा। ए और सी पर आर समान होगा, क्यों? क्योंकि देखो ए है 30 डिग्री, सी है 60 डिग्री, तो दोनों ही कंडीशन में जो परास आएगा वह समान आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पूरक कोण है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब ऑप्शन पर थे ए बी तथा सी की परास असमान होंगे? नहीं, ए तथा सी की परास समान। ए और सी का जल्दी से इसका जवाब दो, है ना, आखिरी सवाल है ये, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। 3 कण ए बी सी को एक ही बिंदु से समान चालों के साथ क्षैतिज से क्रमशः 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा या कथन सही होगा? चलो अगेन टाइम इज अप। हमें पता है सर कि अगर आपने गेंद को फेंका तो 45 डिग्री पर परास अधिकतम होगा, मतलब बी पर परास अधिकतम होगा, बी पर आर मैक्स होगा, और ए और सी पर आर समान होगा। ए और सी पर आर समान होगा, क्यों? क्योंकि देखो ए है 30 डिग्री, सी है 60 डिग्री, तो दोनों ही कंडीशन में जो परास आएगा वह समान आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पूरक कोण है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब ऑप्शन पर थे ए बी तथा सी की परास असमान होंगे? नहीं, ए तथा सी की परास समान, ए और सी की परास समान, बी की परास से कम। अच्छा, ए तथा सी की परास समान, बी की परास से अधिक नहीं, ए और सी की परास जो है वो बी की परास से कम होगी, तो जो दूसरा ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमने बात करी समान परास के दो प्रक्षेपों के मध्य तुलना करी, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें पड़ी वो एक बार लिख देता हूं कि अगर एक कोण थीटा है, एक 90 माइनस थीटा है, तो हमारे पास जो H1 होगा वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होगा, H2 जो होगा वो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो जाएगा। जो T1 होगा वो 2u साइन थीटा बटा g हो जाएगा, और जो T2 होगा वो 2u कॉस थीटा बटा g हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम H1 प्लस H2 की वैल्यू कैलकुलेट करें बेटा, तो H1 प्लस H2 की जो वैल्यू हमने आपको बताई वो इसको जोड़ दो, तो हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2g, H1
डिवाइडेड बाय H2 जोड़ो तो कितना होगा, ये बराबर होगा tan स्क्वायर थीटा के। H1 प्लस H2 जो होगा वो कितना होगा, H1 प्लस H2 जो होगा वो कितना होगा सर, इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं, ये होता है H1 प्लस, अच्छा सॉरी H1 इंटू H2, H1 प्लस H2 तो हो गया रे, H1 इंटू H2 जो होगा वो होगा यहां पर अंडर रूट लगा दो, इस पे इधर 4 लगा दो, इधर r लगा दो, है ना, मुझे तो याद है। इसी प्रकार से T1 के लिए क्या पड़ा था, T1 इंटू T2 जो होगा सर, T1 इंटू T2 2R/G हो जाएगा। T1 प्लस T2 नहीं, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4U स्क्वायर बाय G का स्क्वायर, और T1 डिवाइडेड बाय T2 जो होगा बेटा वो tan थीटा होगा। ये इंपॉर्टेंट सी बातें कुछ और हमने पढ़ी। इसके अलावा पथ का समीकरण क्या बताया, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये क्या बताता है कि जो है पथ होगा वो परवलय होगा। क्या होगा, परवलय होगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पर हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। क्लियर है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी। आप 34 में एक और सूत्र सा याद रख सकते हो कि अगर आपने गेंद को फेंका, यहां पर ये कोई कोण अल्फा बना रही है और ये कोई कोण बीटा बना रहा है ना, और थीटा कोण पर फेंका गया था, तो यहां पे लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा जो होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। क्लियर है बेटा, तो ये सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी बातें हमने फटाफट रिवाइज कर ली। चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिल जाएगा। अगली क्लास में प्रक्षेप गति पे और थोड़ी बहुत बातें, महत्वपूर्ण उदाहरण और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम, और इसके अंदर हम ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण पर चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।